हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। आर्थर शोपेनहावर पे हम बात कर रहे हैं। आज की वीडियो में इनकी जो मेन फ़िलासफ़ी है इस पे बात करेंगे कि एग्जैक्टली इनकी फ़िलासफ़ी क्या थी। तो पुराना वीडियो मैंने कवर कर दिया है जहाँ पे मैंने बताया कि थोड़ा उनकी लाइफ के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, और ये भी मैंने बताया कि वो इतने पेसिमिस्टिक फ़िलासफ़र थे क्यों आखिर। तो आज हम देखेंगे कि एग्जैक्टली है क्या, आइडियोलॉजी क्या है, मेन इनकी फ़िलासफ़ी क्या है। सारा तो कवर नहीं किया जा सकता, ठीक है, लेकिन जो मेन पॉइंट्स उसे हम कवर करने की कोशिश करेंगे। तो अब कहानी कैसे है कि जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये अकेले हो गए थे। फादर की इनकी डेथ हो गई, मदर से इनका रिलेशन अच्छा रहा नहीं, मदर से भी अलग हो गए, और जनरली ये बड़े ही शक्की मिजाज के थे, लोगों पे बिलीव करते नहीं थे, दोस्त भी इनका नहीं था, ठीक है, और सस्पिशियस बहुत थे, और इनके अंदर बहुत सारे डर थे, अजीब अजीब तरह के डर थे। डर कैसे थे? जैसे कि किसी पे बिलीव ना करना, रात को सो रहे हैं तो तकिए के बगल में पिस्टल रख के सोएंगे ताकि कोई मेरे को मार ना दे, आए तो मैं डिफेंस में लड़ पाऊँ उससे। नाई के पास नहीं जाते थे, उस तरह से डरते थे कि नाई है, बाल काट रहा है, उस तरह है उसके हाथ में, तो कहीं मुझे मार ही ना दे, ठीक है। तो अजीब अजीब से डर हैं इनके अंदर। तो पर्सनैलिटी में इनके डर तो था, डरते बहुत थे, ठीक है। अजीब से फोबियाज थे, सस्पिशियस, बहुत शक करते थे लोगों पे। इनको लगता था कि भाई ये जो दुनिया है, यहाँ जो लोग हैं ये बड़े ही सेल्फिश हैं, ठीक है। आदमी जब आदमी से जुड़ता है तो किसी वजह से जुड़ता है, कोई बिना वजह के आदमी जुड़ता नहीं है। ह्यूमन सेल्फिश हैं, तो इसीलिए इस चक्कर में ये लाइफ लॉन्ग अकेले ही रहे। ना इनका कोई दोस्त बना, फादर की डेथ हो गई थी, मम्मी से इनका रिलेशन अच्छा था नहीं, ठीक है, तो अकेले रहे ज़िंदगी भर। ये एक अकेले ही इन्होंने ज़िंदगी बिताई। एक इन्होंने घर ले लिया था, किराए पे ले लिया था, वहाँ पे किराए पे अकेले रहते थे। अब था क्या, इनके अंदर एक प्यास थी। प्यास ये थी कि मुझे रिकॉग्निशन मिले, मुझे वैलिडेशन मिले, लोग मुझे पहचाने। और इनको ऐसा लगता था कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत इंटेलिजेंट है, और लगता था कि मैं जो वर्क कर रहा हूँ या जो मेरा काम है, ये मेरा काम ऐसा है जो बिल्कुल ओरिजिनल काम है। आज से पहले दुनिया में ऐसे आइडियाज़ किसी को आए ही नहीं। मैं जो आइडियाज़ दे रहा हूँ ये बिल्कुल ओरिजिनल आइडियाज़ हैं, ठीक है। तो अपने ऊपर इनको बहुत गुमान था, अपने इंटेलिजेंस को लेके बहुत गुमान था। तो ये प्रोफेसर बन गए थे, ठीक है, पढ़ने में तो अच्छे थे ये बहुत। तो एकेडमिक लाइन में चले जाते हैं। फादर का बिज़नेस था, मैंने बोला बिज़नेस इन्होंने छोड़ दिया, एकेडमिक्स में चले गए, प्रोफेसर बन जाते हैं। अब था क्या, जर्मनी में उस टाइम पे इन्हीं का एक कंटेम्प्रेरी था, हीगल। हीगल भी एक बहुत बड़ा फ़िलासफ़र था, बहुत बड़ा, मतलब एक जाइंट था फ़िलासफ़ी के वर्ल्ड में। हीगल पे कभी बात करेंगे, ठीक है। तो अब हुआ क्या, हीगल की क्लास थी, ठीक है। अब प्रोफेसर ये भी थे, प्रोफेसर हीगल भी था, हीगल बहुत फेमस था। अब इनकी क्लास और हीगल की क्लास एक साथ पड़ गई, और इन्होंने जान के अपनी जो क्लास थी इस तरह से शेड्यूल कराई थी कि हीगल के साथ ही पढ़े। और इनको ऐसा लगता था कि जो बच्चे हैं वो मेरी तरफ आ जाएंगे, मेरी क्लास में बैठेंगे, हीगल की क्लास में बैठेंगे नहीं। तो इससे इनको ये भी प्रूव हो जाएगा कि भैया मैं तो हीगल से भी बड़ा हूँ, मैं बड़ा ही जानदार फ़िलासफ़र हूँ। मुझे सुनने के लिए बच्चे हीगल को छोड़ के आ गए, और हीगल टॉप का फ़िलासफ़र था जर्मनी में, बड़ा उसका उस टाइम पे वो था, वर्चस्व था, मतलब बहुत उसका फेम था। तो ये अपने ईगो में थे, लेकिन हुआ ऐसा कुछ भी नहीं। इनकी क्लास में कोई आया ही नहीं, सब हीगल की क्लास में चले गए बच्चे। इन्हें बड़ा गुस्सा आया, इन्हें बड़ी बेइज्जती सी लगी, यार मेरी तो बेइज्जती हो गई यहाँ पे। मैं बैठा था सोच के कि बच्चे आएंगे, सारे बच्चे मेरे पास ही आ जाएंगे, मैं तो बड़ा होशियार हूँ, मेरे आइडियाज़ बड़े ओरिजिनल हैं, आया कोई नहीं, ठीक है। तो इनको लगी बड़ी बेइज्जती अपनी, ठीक है। और उसके बाद से इनके अंदर ये जितने भी प्रोफेसर्स थे उनको लेके इनके अंदर बहुत ग्रजेस आ गए, और इन्होंने एकेडमिक्स की लाइन छोड़ दी, और लाइफ लॉन्ग ये ग्रजेस में ही रहे, और हीगल को क्रिटिसाइज़ करते रहे, क्योंकि हीगल से जेलसी पैदा हुई थी। रीज़न मैंने आपको बता दिया। अब हुआ क्या, उस कुछ टाइम बाद वहाँ पे जर्मनी में प्लेग फैल गया, एक महामारी फैल गई थी। तो दोनों हीगल और ये जो शोपेनहावर थे, इन्होंने अपना शहर छोड़ दिया था, लेकिन हीगल कुछ टाइम वापस आ गए, और हीगल की वहाँ प्लेग से डेथ हो गई। ये बच गए क्योंकि ये उस शहर में वापस नहीं आए जहाँ प्लेग फैला, ये कहीं और चले गए थे। अब टाइम आगे बीतता है, इनके अंदर एक बेचैनी थी। बेचैनी अभी भी थी कि यार मैं इंटेलिजेंट तो बहुत हूँ, ये लोग मुझे समझ नहीं पा रहे। ये कहते थे ये जो लोग हैं इनके अंदर उतना कैलिबर ही नहीं है कि मेरे बातों को समझ पाएँ, मेरे इंटेलेक्ट को समझ पाएँ। मासेस को ये लाइक नहीं करते थे। तो अभी कहते हैं मैं किताब लिखूँगा, और वो किताब बिल्कुल ओरिजिनल आइडियाज़ से भरी होगी, ये ऐसा इनको लगता था, ठीक है। तो उन्होंने किताब लिखी, वो बहुत जाइंट किताब थी, वो वर्ल्ड एज विल एन आइडिया।
ये इनका मेन वर्क है, मैग्नम ओपस शोपेनहावर का वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया ही है, मेन वर्क इनका यही है। उसके बाद जो भी इन्होंने वर्क लिखा है मोस्टली कमेंट्रीज ही लिखी हैं अपने ही वर्क पे। अब जब किताब लिखी तो किताब लिखते लिखते ही इनको लगा कि क्या किताब लिख रहा हूँ मैं, ऐसी तो आइडियाज़ ही नहीं आए दुनिया में किसी को। अब किताब लिख के इनको बहुत वो था कि एकदम से किताब पता नहीं क्या हो जाएगी, वर्ल्ड पॉपुलर हो जाएगी, मुझे बहुत फेम मिल जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन हुआ क्या, किताब चली नहीं, किताब चली ही नहीं इनकी, ठीक है, किसी ने पूछा ही नहीं। और उसकी एक वजह ये थी, किताब चलती कैसे, किताब चलती क्योंकि किताब तो लिख रहे थे ये एकेडमिक्स के बंदे थे, ठीक है, और किताब को फेमस करने के लिए कहीं ना कहीं आपको एक सर्कल चाहिए होता है, सोशल नेटवर्किंग चाहिए होती है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी जो एकेडमिशियंस थे, जो प्रोफेसर्स थे, उनके तो खिलाफ थे, हीगल के भी खिलाफ थे, तो चलती कैसे किताब भाई। जो उस टाइम फिलॉसफी का हीरो था हीगल, उसके तो आप खिलाफ हो, और जो प्रोफेसर्स हैं यूनिवर्सिटी के उनके भी आप खिलाफ हो, तो किताब आपका फेमस करेगा कौन। किताब चली नहीं, तो इन्हें धक्का लगा बहुत। लेकिन ये इनके अंदर एक कॉन्फिडेंस था, एक ये सेल्फ कॉन्फिडेंस में लाइफ लॉन्ग रहे। अब एक चीज़ बड़ी कमाल की है, आदमी पेसिमिस्टिक है, बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक है, लेकिन कॉन्फिडेंस अपने ऊपर पूरा है। दुनिया को इन्होंने पेसिमिज्म बताया कि भैया लाइफ सफरिंग है, डिज़ायर रूट कॉज है सफरिंग का, सब जगह सफरिंग ही सफरिंग है। लेकिन अपने ऊपर इनको पूरा वो है विश्वास, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस पूरा है। अपना कॉन्फिडेंस नहीं किया कि एंड में मैं तो महान बनने के लिए पैदा हूँ, मैं तो महान बनूंगा, पब्लिक को मेरी बातें समझ में नहीं आ रही, मासेस के अंदर उतना कैलिबर नहीं है, लेकिन मैं तो महान हूँ। तो कॉन्फिडेंस अपने अंदर पूरा है, अपने लिए पूरे ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो कॉन्ट्राडिक्शन है, ठीक है, तो होता है इंसानों में कॉन्ट्राडिक्शन होता है। अब क्या हुआ, खैर अब बात करते हैं किताब के बारे में, ठीक है, फिर हम बाद में बताएंगे कि इनकी किस्मत चेंज भी होती है। किस्मत इनकी बाद में चेंज हुई, एंड में इनकी किस्मत चेंज हुई थी। अब किताब में था क्या, अब यहाँ से इनकी मेन फिलॉसफी आएगी, वहाँ से मालूम भी पड़ेगा कि जो ये कह रहे हैं कितने ओरिजिनल इनके आइडियाज़ हैं। पहला इनका आइडिया था, जैसे किताब का नाम था वर्ल्ड एज विल एंड आइडिया। दो चीज़ों पे किताब है, एक विल पे और एक आइडिया पे। अगर आप इन दो कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो बहुत हद तक शोपेनहावर की जो मेन फिलॉसफी समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। बहुत कुछ है लेकिन ये मेन आइडियाज़ हैं। पहला है आइडिया, वर्ल्ड एज आइडिया। अब वर्ल्ड एज आइडिया का मतलब क्या है, शोपेनहावर का ये कहना था कि जो दुनिया में दिखाई देती है वो जो हम देखते हैं वो एज इट इज़ वैसा नहीं है जैसा हम समझते हैं। जो रियलिटी है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी है, वो नहीं है जो आप समझ रहे हैं। आप दुनिया को अपने सेंसेस के थ्रू समझते हैं और आपके सेंसेस लिमिटेड है। मान लीजिए कोई आदमी ब्लाइंड है, उसे दुनिया अलग दिखाई देगी, वो अलग सेंस करेगा, रियलिटी का परसेप्शन अलग बनाएगा। कोई आदमी डेफ है, उसका अलग परसेप्शन होगा, ठीक है। और ह्यूमंस को छोड़ के जो बाकी एनिमल्स पे आप चले जाएं, प्लांट्स पे चले जाएं, मान लीजिए अगर वो भी सेंस कर रहे हैं दुनिया को, करते हैं, एनिमल्स भी सेंस करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं, उनके अलग तरीके से सेंसेस हैं, केमिकल्स के थ्रू करते हैं, तो सेंस वो भी कर रहे हैं, लेकिन परसेप्शन सबका अलग। तो दुनिया तो सबको अलग अलग दिखाई दे रही है दुनिया एक ही, ऑब्जेक्टिवली एक ही है, लेकिन सबको अलग दिखाई दे रही है क्योंकि सबके सेंसेस अलग हैं, ठीक है। हमारे अभी मैं अक्रॉस द स्पीशीज़ बात कर रहा हूँ, ह्यूमंस को अलग दिखाई देती है, ज़रूर तो नहीं है डॉग को भी वैसी दिखाई दे रही हो, कैट को भी वैसी दिखाई दे रही हो, लायन को भी वैसी दिखाई दे रही हो, फिश को भी वैसी दिखाई दे रही हो। दुनिया वही है लेकिन सबको अलग अलग दिखाई दे रही है क्योंकि सबके सेंसेस अलग हैं, पहली चीज़। तो वो कहता है कि दुनिया आपको जो दिखाई देती है वो आपके सेंसेस से लिमिटेड है। आज आपके 5 सेंस है, मान लीजिए कल को 6 सेंस हो जाए, 7 सेंस हो जाए, तो दुनिया कुछ और नजर आना शुरू हो जाए। जिसको आप पहले दुनिया समझ रहे थे फिर आपको उस पर डाउट हो जाएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये कि जो दुनिया हम समझ रहे हैं वो सिर्फ हमारे सेंसेस से लिमिटेड है। सेकंड, हमारे सेंसेस की भी क्लैरिटी होती है। जैसे जैसे एज आगे बढ़ेगी तो सेंसेस की पावर डाउन होगी, तो फिर आपका परसेप्शन में भी चेंजेस आएंगे। जो सेंसेस आपके जितने आज तेज़ हैं 20 साल की उम्र में, 60-70 में थोड़ा ना रहेंगे। 60-70 में आपकी आंखें भी कमज़ोर हैं, कान भी कमज़ोर हैं, हर चीज़ में फ़र्क पड़ जाता है, सेंसेस में फ़र्क पड़ता है। सेंसेस में फ़र्क पड़ेगा तो दुनिया के परसेप्शन में फ़र्क पड़ेगा। तो जो परसेप्शन है उसी से आप एक आइडिया बनाते हो, उसी से ब्रेन में कहानी बनाते हो। और आपकी जो लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, पहले आप सेंसेशंस के थ्रू लेते हो, सेंसेशन ही तो है, परसेप्शन लिया आपने ब्रेन में,
उसके थ्रू एक कहानी बनाओगे जो आपकी ज़िंदगी के खुद के एक्सपीरियंसेस रहे होंगे और जो सेंसेस से परसेप्शन आ रहा है उससे एक स्टोरी बनेगी। वो जो स्टोरी है वही आइडिया है। तो वो कह रहा है शोपेनहावर, जो वर्ल्ड आप देख रहे हो वो एक आइडिया है, आपका बनाया हुआ आइडिया है, दुनिया वैसी है नहीं जो आइडिया लेके आप दिमाग में चल रहे हो। ये शोपेनहावर का कहना था। ठीक है, अब बहुत हद तक आप देखेंगे तो ये आइडिया कांट ने भी दिया है, कांट का आइडियलिज्म है उस पर भी है, प्लेटो का जो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स है वहाँ से भी निकल रहा है, ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन इस शोपेनहावर ने इसको रिफाइंड कर दिया है काफ़ी, ये आप कह सकते हो। ठीक है, बट ये बिल्कुल ओरिजिनल आइडिया नहीं है, इसमें रिफाइनिंग हो रखी है। तो पहला तो इनका आइडिया हो गया वर्ल्ड एज आइडिया, कि वर्ल्ड आइडिया की तरह है, हम जो दुनिया देख रहे हैं वो वैसी नहीं है, ऑब्जेक्टिव रियलिटी अलग है और जो हम कहानी बना रहे हैं अपने दिमाग में वो अलग है। सेकेंड है वर्ल्ड एज विल। अब विल का मतलब क्या है? विल का मतलब विल पावर नहीं है, हम सोच रहे हैं कि विल पावर बढ़ा लो, नहीं, वो विल की बात नहीं कर रहे। ये कहते हैं विल का मतलब है कि ह्यूमंस के अंदर एक इनविजिबल फोर्स है, दिखाई नहीं देती लेकिन एक फोर्स है, और वो फोर्स हमें ड्राइव कर रही है, वो हम सबको ड्राइव कर रही है। वो एनिमल्स को भी ड्राइव करती है, वो प्लांट्स को भी ड्राइव करती है और ह्यूमंस को भी करती है। ह्यूमंस में वो फोर्स ज़्यादा है बहुत। तो एक इनविजिबल फोर्स है जो पूरी दुनिया को, पूरी सृष्टि को ड्राइव करती है और सब कुछ वही करवाती है आपसे। आपके इंस्टिंक्ट्स, आपके ड्राइव वो विल के पास ही हैं, इसी को विल बोल रहे हैं। आप समझो, जो आपके इमोशंस उठते हैं, जो आपके इंस्टिंक्ट्स हैं, जो आपके ड्राइव्स हैं, इसको बोलते हैं विल। ये इनविजिबल है। आपसे मैं बोलूँ इमोशन दिखाओ मुझे, इमोशन आप कैसे दिखाओगे? आप तो सिर्फ एंगर दिखा रहे हो, अंदर जो इमोशन उठ रहा है वो कैसे दिखाओगे? वो तो कोई कुछ पकड़, कोई किसी भी तरीके से हम नहीं पकड़ सकते। हमारे पास जो लेटेस्ट टेक्निक है इमोशन को पकड़ने की, FMRI मशीन है, जहाँ पे MRI मशीन में आपको एक बंदे को लिटा दिया जाता है और उससे बोलेगा गुस्सा करो, तो गुस्सा करेगा तो ब्लड के ब्रेन के एक पार्ट में ब्लड तेज हो जाएगा, तो मालूम पड़ेगा भैया जो ब्रेन के एक ये वाला हिस्सा गुस्से के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आप उससे कहेंगे हंसो, तो हंसेगा वो, ठीक है, MRI मशीन में आदमी लेटा है, हंसेगा, तो जब वो हंसेगा तो ब्रेन के एक हिस्से में ब्लड तेज हो जाएगा, तो उससे मालूम पड़ेगा अच्छा हंसने के लिए ये वाला हिस्सा रिस्पॉन्सिबल है ब्रेन का। ठीक है, तो FMRI के थ्रू, लेकिन हम ट्रैक क्या कर रहे हैं? हम सिर्फ ब्लड को ट्रैक कर रहे हैं कि ब्लड कहाँ जा रहा है ब्रेन में, उसके थ्रू हम इनडायरेक्टली इमोशंस को कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो जो इमोशंस की जो एनर्जी है, इमोशंस उठ रहा है, उसको हम नहीं पकड़ सकते, इमोशंस को, फीलिंग्स को हम नहीं पकड़ सकते, ड्राइव्स को हम नहीं पकड़ सकते। ठीक है, सब्जेक्टिव चीज़ें हैं वो, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, माइंड बॉडी प्रॉब्लम जब आती है फिलॉसफी की। वापस आते हैं इस पर कहानी पे, नहीं तो डेविएशन हो जाएगा। शोपेनहावर जब ये कहते हैं कि जब विल की बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर इंस्टिंक्ट्स हैं, हमारे अंदर ड्राइव्स हैं, वो कहते हैं ये इंस्टिंक्ट्स और ड्राइव्स हमें चलाती हैं, इनविजिबल फोर्स हमें दिखाई नहीं देती है, लेकिन चलाती हमें यही है। हमें लगता है कि हम लॉजिक से चीज़ें करते हैं, वो कहते हैं लॉजिक से नहीं करते, हमें यही इनविजिबल जो विल है वो करवाती जाती है। लाइफ में आप 1000 चीज़ें करते हो जो आपको बाद में लगता है ये मैंने कर कैसे ली, मैं तो करना ही चाहता था। लॉजिक से आप बाद में लगाते हो दिमाग, वो विल करवा देती है। ठीक है, आपको लगता है अरे यार मैं इस आदमी के चक्कर में कैसे पड़ गया, वो बाद में आप सोच रहे हो, पहले विल ने करवा दिया काम। ठीक है, तो विल पावरफुल है। आप ह्यूमंस को लगता है कि हम लॉजिकली डिसीजन लेते हैं और हम उसको जस्टिफाई करते हैं इंटेलेक्ट के थ्रू, लेकिन ऐसा होता नहीं है। शोपेनहावर का कहना है भैया आपकी विल जो है, आपकी जो इनविजिबल ड्राइव्स हैं, ये चीज़ें करवा लेती हैं, बाद में आप उसको लॉजिक से जस्टिफाई करते हो, लेकिन आप विल के बारे में समझते नहीं हो, ड्राइव्स, इंस्टिंक्ट, इमोशंस को आप जानते नहीं हो, तो इसलिए आप लॉजिक और इंटेलेक्ट को ही महान मानते हो। तो इन्होंने क्या करा था, लॉजिक, और उस टाइम दुनिया में इंटेलेक्ट लॉजिक का बहुत बड़ा वो चल रहा था, रैशनलिज्म का, तो उन्होंने उसको वहाँ पे ब्रेक लगाया कि सब कुछ भैया रैशनैलिटी ही नहीं है, जो दिख रहा है आदमी वही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है आदमी के अंदर। जो इनविजिबल ड्राइव्स हैं ये बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और यही चला रही हैं, और इसी से आप सारे डिसीजन लेते रहोगे, आप जो मर्जी करते रहो, ये आप पे ओवरकम करेगी ही करेगी। आदमी को होता है, बहुत बार आप प्यार में पड़ जाते हो, फिर बाद में सोचते हो अरे यार मैं इस आदमी के प्यार में कैसे पड़ गया, ऐसा तो मैं तो हूँ नहीं, ऐसा ये मेरे जैसा है नहीं आदमी, ये मेरे जैसी है नहीं, वो कैसे हुआ? ड्राइव है, वो ड्राइव ने करवा दिया, वो बाद में आप लॉजिक लगा रहे हो, अरे यार ये ऐसा नहीं था, वो ऐसा नहीं था, डिसीजन गलत हो गया। ठीक है, ऐसे ही बहुत चीज़ों में होगा, करियर में भी होगा, हर चीज़ में होगा। शोपेनहावर कहते हैं, तो कहते हैं कि जो इनविजिबल ड्राइव है यही पुश करती है, चलाती ही यही है आदमी को। और सबसे बड़ी जो ये जो आपकी जो इनविजिबल विल है, ठीक है, जो विल, इसकी सबसे बड़ी जो डिज़ायर है वो है विल टू सर्वाइव, कि ह्यूमैनिटी जो इंसान है वो सर्वाइव करे और डेथ के बाद भी सर्वाइव करे। विल की जो फाइट है वो डेथ के साथ है, विल की जो फाइट है मेन वो डेथ के साथ है, क्योंकि डेथ उसकी एनिमी है।
डेथ मारने की कोशिश करेगी विल को, लेकिन विल सर्वाइव करना चाहती है। सर्वाइव कैसे करेगी? क्योंकि एक टाइम पे तो आप मर जाएंगे। करेगी रिप्रोडक्शन के थ्रू। इसीलिए वो शोपेनहावर का कहना है ये पूरा का पूरा जो नेचर गेम खिलवा रहा है वो रिप्रोडक्शन के अराउंड करवा रहा है। आप अट्रैक्शन होता है, लव होता है, लस्ट होता है, वो सारी गेम जो है वो विल की हो रही है, क्योंकि जब रिप्रोडक्शन होगा तो आप सर्वाइव करेंगे। अपने थ्रू नहीं करेंगे, अपने बच्चे के थ्रू करेंगे। तो एंड में आप मर भी गए तो भी विल तो सर्वाइव कर रही है। आपके थ्रू नहीं कर रही, आपके जीन्स के थ्रू कर रही है, आपके बच्चों के थ्रू कर रही है। और मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि जी मैं तो बच्चे नहीं करूँगा, मत करो आप ही तो हट जाओगे लाइनेज से, लेकिन जो पूरी ह्यूमन स्पीशीज है वो तो सर्वाइव कर रही है। तो विल कलेक्टिव फॉर्म में तो सर्वाइव कर ही रही है, ह्यूमंस तो हैं। आपने डिसाइड किया भाई मैं नहीं कर रहा रिप्रोडक्शन, मत करो आप, लेकिन जो कलेक्टिव विल है ह्यूमंस की वो तो चलेगी। 8 बिलियन लोग हैं, वो तो करेंगे ना, आगे चलाएंगे ना दुनिया को। तो अल्टीमेटली वो कहते हैं विल जीत जाती है। जो विल टू लिविंग है ये जीतेगी, ये डेथ को भी कॉन्कर करती है। ठीक है, और करवाती सब कुछ यही है, डोमिनेट यही कर रही है, हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन ये एक नेचर का गेम चल रहा है। नेचर आपसे करवा रहा है कैसे भी करके सर्वाइव करना है, रिप्रोड्यूस करना है, बस यही गेम चल रहा है नेचर का, इसी के अराउंड सब कुछ चल रहा है। तो ये शोपेनहावर का कहना था। अब बहुत हद तक आप देखेंगे ये जो बातें वो कर रहे हैं इसका कनेक्शन आपको फ्रॉइड की बातों में भी दिखेगा, क्योंकि अब से पहले तक क्या था, ये शोपेनहावर ने जब तक ये बातें नहीं की थी, लोग पूरा लॉजिक पे चल रहे थे, क्योंकि वो एनलाइटमेंट वाला एरा आ गया था यूरोप में। मैंने बताया था ना पहले पार्ट में कि वोल्टेयर और ये सब जो बड़े बड़े थिंकर थे कि भैया जो आदमी है वो अगर दिमाग लगाए तो हम एक यूटोपियन समाज बना सकते हैं। लॉजिक पे बहुत ज़्यादा रिलायंस था। शोपेनहावर ने बोला कि इतना लॉजिक पे आप गुमान ना करें, क्योंकि आदमी खाली लॉजिक नहीं है। तो ये उन्होंने ये ऑब्वियसली आप बोलोगे ये एक पावरफुल आइडिया है। तो आइडियाज़ पावरफुल हैं, ये आइडियाज़ पावरफुल हैं। शोपेनहावर के जो पहला वाला दिया वही पावरफुल है, भले ही कांट से इंस्पायर्ड था, और ये वाला आइडिया ये एक्सट्रीमली पावरफुल आइडिया है। ठीक है, तो फ्रॉइड को जो इंस्पिरेशन मिली साइकोलॉजिस्ट के लिए, जो दुनिया खोली अनकॉन्शियस की, ये एक तरीके से इसी का रिफाइंड वर्जन है। जो शोपेनहावर जो विल की बात कर रहे हैं, इनविजिबल विल की, फ्रॉइड का जो अनकॉन्शियस फोर्सेस हैं वो एक तरह का सी रिफाइंड आइडिया है। डॉस्टोवस्की जिसकी बात कर रहे हैं वो भी वही है कि आदमी के अंदर जो आदमी खाली लॉजिक नहीं है, इमोशंस ड्राइव कर रहे हैं। तो बात वही है, घुमा फिरा के कनेक्शन बैठेगा। आगे डार्विन 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़, तो वो भी क्या है, डार्विन भी तो यही बोल रहा है, जो आपके अंदर जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो आपका चल रहा है, ठीक है, आप जो स्पीशीज़ अडेप्ट करेगी वो आगे जाती जाएगी। तो हमारे अंदर डार्विन की भी कहानी वही निकल के आ रही है कि हमें सर्वाइव करना है कैसे भी करके, जीन अपने फैलाने हैं। फिर रिचर्ड डॉकिंस की सेल्फिश जीन पढ़ोगे वो भी वही कहानी है। ठीक है, तो अल्टीमेटली वो वर्ड्स अलग यूज़ कर रहा है, बात वही कह रहा है। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा दिया है। अब किताब लिखी इन्होंने, किताब इनकी चली नहीं, जैसा मैंने बताया, मेन आइडिया मैंने समझा दिए। लेकिन हमेशा ज़िंदगी ऐसी नहीं रही। भले ये लाइफ लॉन्ग इनके अंदर ग्रज रहा कि लोग समझते नहीं हैं मुझे, लोगों का इतना कैलिबर नहीं है, और मैं तो बहुत ही बढ़िया मैंने काम किया है, बहुत ही पावरफुल काम किया है, लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो ये बात रही कि इनको रिकॉग्निशन नहीं मिला। रिकॉग्निशन की प्यास थी इनके अंदर, बहुत प्यास थी रिकॉग्निशन की, नहीं मिल पाया इनको रिकॉग्निशन। ठीक है, भले ही ये पूरी ज़िंदगी अपनी इस बात को बोलते रहे कि डिज़ायर से ही सफरिंग होती है, लेकिन खुद की ये जो डिज़ायर थी उसको ओवरकम नहीं कर पाए रिकॉग्निशन की। इनके अंदर डिज़ायर रही रिकॉग्निशन की। ठीक है, ह्यूमंस हैं, हम ऐसे किसी को वो नहीं कर सकते जज, हर इंसान का अपना एक वो होता है। हम सोचते भले ही हैं, लॉजिकली आदमी सोच सकता है कि इससे प्रॉब्लम हो रही है, उससे प्रॉब्लम हो रही है, लॉजिकली आप एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर सकते हो, लेकिन ज़रूरी नहीं आप उसको ओवरकम भी कर जाओ। ठीक है, तो भले ही इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया था कि डिज़ायर रूट कॉज ऑफ सफरिंग है, लेकिन अपनी ये जो डिज़ायर थी इनके अंदर रिकॉग्निशन की, वैलिडेशन की, कि दुनिया मुझे देखे पहचाने, वो नहीं निकाल पाए, क्योंकि वो खाली उनकी डिज़ायर नहीं है, वो भी ड्राइव है एक तरह से, क्योंकि वो एवोल्यूशनरी डिज़ायर है हम ह्यूमंस के अंदर कि हम चाहते हैं लोग हमें अटेंशन दें। जब हम जंगलों में रहते थे ना, तो हम चाहते थे कि हमें अटेंशन मिले, क्योंकि अटेंशन मिलती है तो आप ट्राइब में पावरफुल बनते हो, और जितना आपके साथ लोग खड़े होंगे आप उतना आपके सर्वाइवल के चांसेस ज़्यादा हैं, आपके अंदर रिप्रोडक्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। तो घुमा फिरा के बात एवोल्यूशनरी, अगर आप बायोलॉजी पढ़ लो, साइकोलॉजी पढ़ लो, घुमा फिरा के बात विल पे आ जाएगी इनकी। तो जो विल थी वो उन पर भी डोमिनेट कर रही थी। इनके एक लॉजिकली इन्होंने सोच लिया कि डिज़ायर इज़ द कॉज ऑफ सफरिंग, जो जिसमें फिलॉसफी में बिलीव करते थे। ठीक है, लेकिन लॉजिकली सोच लेने से ज़रूरी नहीं है आप उसको ओवरकम कर जाएं। ये ओवरकम कर नहीं पाए, क्योंकि वो जो ड्राइव्स हैं वो ज़्यादा पावरफुल थी कि मुझे रिकॉग्निशन चाहिए, फेम चाहिए, क्योंकि वो भी विल से ही आ रही है। अब हुआ क्या, तो एंड में आते आते नहीं किस्मत बदल गई। जब ये बुढ़ापे की तरफ पहुँचे तो ये फेमस हो गए, तब फेमस होना स्टार्ट हो गए थे। दुनिया भर से जो फिलोसफर्स हैं उन्होंने इनको रिकॉग्नाइज़ किया कि यार बातें तो बड़ी अच्छी करता है, बड़ी पावरफुल बातें हैं, आइडियाज़ बड़े पावरफुल हैं। ठीक है, पहली बार इन्होंने रैशनैलिटी लॉजिक को शेक किया और बोला कि नहीं, आदमी खाली रैशनैलिटी नहीं है, और भी पीछे चीज़ें चल रही हैं।
तो इससे दुनिया भर में इनका नाम होना स्टार्ट हो गया। और जब इनका आई थिंक से 70वां बर्थडे था तो दुनिया भर के फ़िलासफ़र्स ने इनको अलग अलग कंट्रीज़ से, पूरी दुनिया से इनको ग्रीटिंग्स भेजी, ठीक है। तो बहुत खुश हुए उस टाइम, बड़ा इन्होंने इन्जॉय किया, ठीक है। और इन्होंने अपने उसमें लिखा भी है कि जो मेरी ओल्ड एज थी उसको मैंने बहुत इन्जॉय किया, ओल्ड एज को इन्होंने इन्जॉय किया। तो देखिए एक तरीके से सक्सेस जो है वो एक पेसिमिस्ट को भी ऑप्टिमिस्ट बना रही है। ज़िंदगी भर एक पेसिमिज्म में रहे, रिकॉग्निशन की भूख रही, प्यास रही, नहीं मिल पाई, लेकिन एंड की एज में आते आते इनको मिला। ओल्ड एज को उन्होंने अच्छा बताया है। उन्होंने बोला है कि ओल्ड एज में वो कहते हैं जो एनिमलिस्टिक हमारे पैशंस हैं, हमारे अंदर जो एनिमलिस्टिक पैशंस हैं वो शांत हो जाते हैं, तो हमें जो रियलिटी और क्लैरिटी जो दुनिया की है वो दिखाई देना शुरू हो जाती है, ठीक है। एक तो वो था। सेकंड, जो रिकॉग्निशन मिला, फेम मिला, सक्सेस मिली, तो सक्सेस फेम से पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म में चेंज हो गया इनका, ठीक है। तो एंड इनका अच्छा रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ और, म्यूज़िक में इनका बहुत इंटरेस्ट था। अगर मैं बात म्यूज़िक की करूं तो ये बोलते थे जो म्यूज़िक है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है। आर्ट की जब बात की जाती है तो आर्ट में बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन इनका मानना था कि म्यूज़िक जो है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है। अब ऐसा उन्होंने क्यों बोला, ठीक है। ऐसा उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि वो कहते हैं जो म्यूज़िक है वो डायरेक्ट आपकी विल को अफेक्ट करता है, वो आपके लॉजिक को, इंटेलेक्ट को बाईपास करता है, वो सीधा आपके ड्राइव्स को हिट करता है। अभी बात ठीक है, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ, जैसे मेरा फेवरेट म्यूजिशियन है हैंस जिमर, ठीक है। हैंस जिमर का आप सॉन्ग सुनना, आपने नहीं सुना है, म्यूज़िक है इंटरस्टेलर, ठीक है। इंटरस्टेलर मूवी भी अच्छी है, वो म्यूज़िक भी अच्छा है। हैंस जिमर का म्यूज़िक सुनना आप, ठीक है, आराम से बैठ के सुनना। हैंस जिमर का जो म्यूज़िक है उसमें कोई वर्डिंग्स नहीं है, ठीक है। और वो जो म्यूज़िक है वो आपको सीधा हिट करेगा, उसके लिए कोई दिमाग, लॉजिक, इंटेलेक्ट की ज़रूरत नहीं है। वो सीधा आपको एक ऐसे आपके अंदर इमोशंस इवोक करेगा जो नॉर्मली इमोशंस वो इवोक हो ही नहीं सकते और किसी आर्ट से नहीं हो सकते, वो कर देगा सीधा आपको अंदर, और इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हैंस जिमर जर्मन का बंदा है, जर्मन कंपोज़र है, ठीक है। तो मुझे जर्मनी तो नहीं आती, मुझे कोई जर्मनी लैंग्वेज नहीं आती ना, लेकिन उसके बाद भी मैं उसको समझ पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि वर्ड्स नहीं है। म्यूज़िक यूनिवर्सल होता है, उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आदमी किस कंट्री का है, किस कल्चर का है, किस रेस का है। वो बंदा बैठ के जर्मनी में म्यूज़िक बनाएगा, वो अफ्रीका के आदमी को भी वो सुनेगा, उसको भी इमोशंस को इवोक करेगा, इंडिया के आदमी को भी करेगा, अमेरिका के आदमी को भी करेगा, इंडोनेशिया के आदमी को भी करेगा। तो म्यूज़िक यूनिवर्सल है। म्यूज़िक आदमी की बाउंड्रीज से, लिमिटेशन से ऊपर की चीज़ है। लॉजिक तो जब तक लगाएंगे तब तक आप बंदे रहेंगे, लॉजिक इंटेलेक्ट आपको बांध देगा, इसकी लिमिटेशन है, वो एक कंस्ट्रेंट में, बाउंड्रीज में जो काम करता है, ठीक है। लेकिन ये इससे ऊपर है म्यूज़िक, क्योंकि वो सीधे आपके विल को इम्पैक्ट कर रहा है, वो सीधे आपके जो इमोशंस हैं, ड्राइव्स हैं, इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको इम्पैक्ट करता है। तो इसीलिए बोलते थे ये कि जो म्यूज़िक है वो हाईएस्ट फॉर्म ऑफ आर्ट है, ठीक है। और आर्ट को पसंद करते थे, आर्ट को पसंद करते थे। और यहीं से जब इनकी जो म्यूज़िक को लेकर इतनी जो इनकी वो थी, पसंद थी, उसको इम्पैक्ट वैगनर ने और नीत्शे ने भी किया है, ठीक है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी नीत्शे और वैगनर की, ठीक है। अब था क्या, वैगनर एक बहुत बड़े म्यूजिशियन थे। वैगनर एक बहुत बड़े म्यूजिशियन है। जैसे आप देखेंगे ना, बड़े बड़े म्यूजिशियंस का नाम आता है, बीथोवन, मोजार्ट, वैगनर। तो वैगनर एक बड़े म्यूजिशियन थे, ओपरास करते थे, ठीक है। शोपेनहावर से बहुत इंस्पायर्ड थे शोपेनहावर से, क्योंकि शोपेनहावर की फ़िलासफ़ी इनको अच्छी लगी। शोपेनहावर का जो म्यूज़िक में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट था तो वैगनर को वो बड़ा पावरफुल लगा। और वो वैगनर तो कहते ही यही थे, क्या कहते कि मैं अपना म्यूज़िक पूरा इस तरह से ही बना रहा हूँ कि मैं सीधा विल को ही इम्पैक्ट करूँ। तो वैगनर, इधर नीत्शे भी शोपेनहावर से बहुत इंस्पायर्ड थे, फ़िलासफ़ी से भी थे। नीत्शे का भी म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट था। नीत्शे ने तो बोला है कि विदाउट म्यूज़िक लाइफ विल बी अ मिस्टेक, ठीक है। तो दोनों का ही एक कॉमन इंटरेस्ट था। वैगनर म्यूजिशियन, नीत्शे फिलोसफर, दोनों का कॉमन इंटरेस्ट है शोपेनहावर, क्योंकि शोपेनहावर का इंटरेस्ट भी खुद बहुत म्यूज़िक में था, ठीक है। यहाँ से कहानी स्टार्ट होगी नीत्शे की। आने वाले वीडियोस में नीत्शे पे बात करूँगा, क्योंकि नीत्शे ने जो इनकी विल है, ये तो बोलते थे जो विल है, विल मेनली आपकी सर्वाइवल की है, आप सर्वाइव करें। शोपेनहावर की जो विल है वो इनविजिबल विल है, जो सर्वाइवल में हेल्प बस करती है, कैसे भी करके ह्यूमन सर्वाइव करें। लेकिन नीत्शे ने बोला भैया खाली सर्वाइवल नहीं है, विल खाली सर्वाइवल नहीं है। नीत्शे ने शोपेनहावर को पढ़ा था, लेकिन बाद में वो उससे ऊपर उठे। उन्होंने बोला कि आदमी के अंदर खाली जो विल है वो सर्वाइवल की नहीं है, वो इसलिए नहीं है कि मैं सर्वाइव करूँ और बस मैं आगे अपने जीन्स पास ऑन करता रहूँ। उन्होंने बोला आदमी के अंदर विल एक डोमिनेंस की भी है, पावर की भी है, सेल्फ ओवरकमिंग की भी है। तो वहाँ से नीत्शे की स्टार्ट होती है विल टू पावर, ठीक है। इस पर आगे बात करेंगे जब नीत्शे पे बात करेंगे। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।